जय हिंद। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दो तरह का कह सकते हैं कि फेडरलिज्म था। एक तो सिंपल फेडरलिज्म जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनाया, ठीक है, और दूसरा जो कि भारत ने अपनाया, जो कि यूनिटरी इन नेचर है कि किसी भी परिस्थिति में, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, किसी भी परिस्थिति में भारत के जितने भी स्टेट्स हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। कहने का मतलब उन्होंने एक फ्रेज यहां कोट किया था कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, और अमेरिका में क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। कहने का मतलब कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं वो भारत से कभी भी सीड नहीं कर सकते, अलग नहीं हो सकते, क्योंकि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं वो मिलकर यूनियन ऑफ इंडिया नहीं बनाया है, बल्कि भारत ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में शक्ति का विकेंद्रीयकरण, डिवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत बोल दिया कि चलो भाई तुम लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, तमाम इश्यूज पे अपने नियम कानून बनाओ और उसे मैटर को सॉर्ट आउट करो। भारत अगर चाहे, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया अगर चाहे तो किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को घटा बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरीज बना सकती है, किसी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बना सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, पंजाब हरियाणा कभी एक स्टेट हुआ करता था, उसे दो स्टेट बना दिया। बिहार झारखंड कभी एक स्टेट हुआ करता था, वो अब दो स्टेट बन चुका है। तो केंद्र के पास इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी स्टेट के बाउंड्री को घटा बढ़ा सकती है, ठीक है, उसे हटा भी सकती है, एक नए स्टेट बना सकती है, किसी दूसरे स्टेट के साथ जोड़ सकती है। ये केंद्र के पास शक्ति है और यह यूनिटरी इन नेचर है, ठीक है। तो वही जो है डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे। तो इसके हम कुछ फीचर्स देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश, ऐसे नेशन जहां यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां उस संविधान के क्या चरित्र होने चाहिए। और फॉर एग्जांपल यहां हम इंडिया के फेडरलिज्म के जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्णन करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 1, स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा गया है, मतलब केंद्र सरकार को मजबूती अधिक, शक्ति अधिक दी गई है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का भी कह सकते हैं, राष्ट्र का विभाजन पाकिस्तान बना, तो भारत के जितने भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान थे, जो मेंबर्स थे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फ्रेमर्स थे, उनके मन में यह भय था कि किसी भी परिस्थिति में भविष्य में, क्योंकि शक्ति के लिए जो है संघर्ष हमेशा होते रहते हैं, तो इन फ्यूचर अगर जो डिफरेंट स्टेट का हम निर्माण करेंगे, अगर वो कहे कि नहीं अब हम आपसे अलग होना चाहते हैं, हम अलग राष्ट्र का मांग करते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कई सालों तक सेपरेटिस्ट जो है ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते रहे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग सेंटर दिए, मतलब केंद्र को हम अधिक मजबूती दिए, अधिक शक्ति दिए कि अगर कोई भी स्टेट अधिक उथल पुथल में जाए तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दो, वहाँ की राज्य सरकारों को भंग कर दो, उस स्टेट को हटाकर यूनियन टेरिटरीज बना दो, जैसे जम्मू कश्मीर में हमने किया, और कई एक ऐसे प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मतलब स्टेट एज अ स्टेट वो है नहीं, हमने स्टेट का नाम दिया, ना उसका संविधान है, ना उसका सिटीजनशिप है, ना उसका फ्लैग है, ना उसकी कह सकते हैं कि कोई अपनी फिनेंशियल ऑटोनॉमी है। फिनेंशियल ऑटोनॉमी तो है लेकिन फिनेंशियल पावर है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑटोनॉमी केंद्र सरकार से वो अधिग्रहित करती, अधिग्रहण करता। तो वही स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा गया, पूरी के पूरी डिफेंस है वो भारत के पास है, मतलब यूनियन सेंटर के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास कम्युनिकेशन है, रेलवे और बहुत सारे फीचर हम आगे पढ़ेंगे कि किन किन वजहों से जो है सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। दूसरा है स्टेट नॉन इनडिस्ट्रक्टिबल। मैंने पहले ही बताया डिस्ट्रक्टिबल मतलब अविभाज्य, स्टेट को हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे हमारा का पूरा भारत है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। इन स्टेट्स को कभी भी हम विभक्त नहीं कर सकते। मैं इस बात को पहले भी बता चुका हूं कि कोई स्टेट यह ना चाहे कि हम आपसे अलग हो सकते। यह है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। अमेरिका है डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल कह सकते हैं स्टेट। मतलब एक प्रकार से अमेरिका का जितने भी पॉलिटिकल यूनिट थे स्टेट के तौर पे, वो सब मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया।
भारत का कोई राज्य मिलकर निर्माण नहीं किया। जब मिलकर निर्माण नहीं किया है तो वो भारत से कभी अलग भी नहीं हो सकता। यह है स्टेट नॉन डिस्ट्रक्टेबल। इस भारत को, इस स्टेट्स को कभी भी भारत से अलग होने की अनुमति नहीं दी जाएगी या नहीं हो सकता। आगे है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे केंद्र सरकार हो, अब तो देखो थर्ड टायर ऑफ बिग गवर्नमेंट आ गई, लोकल बॉडी, म्यूनिसिपालिटीज वगैरह। सेकेंड टायर पे स्टेट है और केंद्र पे जो है केंद्रीय सरकार है। सभी के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है कि नेशनल गवर्नमेंट या फिर जो नेशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसका संविधान है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका अपना अलग संविधान है, उसकी अपनी अलग फ्लैग है, उसकी अपनी अलग कह सकते हैं सिंबल है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है कि पूरे के पूरे देश एक संविधान से संचालित होता है और राज्य सरकार को संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार भी नहीं है। वो जब भी इनिशिएट किए जाएंगे वो तो सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए। ठीक है, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे कि पूरा का पूरा जो है राष्ट्र रन करता है, संचालित होता है एक ही संविधान से। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना मिक्स्ड है, सिंथेसिस ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, मतलब कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल इतना है कि बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि सिंपल मेजोरिटी के साथ पारित कर दिए जाते हैं, उसमें हम स्टेट की अनुमति भी नहीं लेते। और बहुत सारे ऐसे संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, कि जिसमें कि हम जो है इतने रिजिड हैं कि जिसमें हम मेजोरिटी जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट के जरिए हम उसे पारित कर पाएंगे। तो यही है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इतने लचीले भी हैं कि हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ आसानी से कभी भी संवैधानिक संशोधन होते ही नहीं। बहुत डिफिकल्ट है अमेरिका में संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करना। ठीक है, आगे है पांचवा, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। अभी देख लो भारत में किसी एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया कि राज्यसभा में जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में। राज्यसभा जो है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन सबके रिप्रेजेंटेशन का संख्या राज्यसभा में अलग अलग है। जैसे सिक्किम या फिर आप मतलब सिक्किम को ले लो तो वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं राज्यसभा का, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ से 31 रिप्रेजेंटेशन आते हैं राज्यसभा में। तो ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जितना जिसका पॉपुलेशन है, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के भी सदस्यों की चुनाव होता है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है कि चाहे वो स्टेट स्मॉल हो या बिग हो, छोटा राज्य हो या कोई बड़ा राज्य हो, सबको 2-2 सीट दिया गया है, मतलब इक्वलिटी है राज्यसभा में। ठीक है, वहां पर 2-2 सीट सभी को प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। जिस स्टेट जैसे यूपी है और एक सिक्किम है, अब दोनों को एक साथ कैसे तुलना कर सकते हैं। तो राज्यसभा में उसे अधिक सीट दी गई है जिसकी जनसंख्या अधिक है। महाराष्ट्र है जैसे बिग स्टेट है, कर्नाटक बिगर स्टेट है। अब जैसे मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया जहाँ की जनसंख्या कम है। ज्योग्राफिकल वाइज में भी जैसे नागालैंड हो गया, वो स्मॉलर स्टेट है तो उसे प्रतिनिधित्व भी तो कम ही आएंगे। तो यही है कि नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। लेकिन अमेरिका में सारे स्टेट्स को 2-2 रिप्रेजेंटेटिव दे दिए गए। भाई चलो सब खुश हो जाओ। आगे इमरजेंसी प्रोविजन। जो इमरजेंसी के प्रावधान किए गए हैं ना, वो यूनिटरी इन नेचर है कि किसी आपातकालीन स्थिति में स्टेट सरकार डिसॉल्व हो जाती है, सारे की सारी शक्ति सेंट्रल के पास आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे कहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव हुआ और वो स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला पाई, इस परिस्थिति में वहाँ गवर्नर अपने पास पूरे के पूरे पावर ले लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि न पीडीपी को बहुमत था, न कांग्रेस को बहुमत थी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत थी, ना बीजेपी को बहुमत थी। तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल, एक प्रकार से कह सकते हैं कि गवर्नर का पावर आ गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया। और कोई ऐसा परिस्थिति और आपातकालीन स्थिति याद है, जैसे भारत का किसी अन्य राष्ट्रों के साथ युद्ध हो जाए, लोग भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध हो जाए तो आपातकाल लग जाता है। जैसे हम लोगों ने सब इस चीज़ से पॉपुलर है इंदिरा गांधी की इमरजेंसी आपातकाल। उसमें क्या था,
आपातकालीन परिस्थिति ही ऐसी होती है इमरजेंसी की पूरी के पूरी स्टेट मशीनरी को डिजॉल्व करके, डिजॉल्व इन द सेंस, डिजॉल्व क्या करते हैं मतलब स्टेट के पास कोई शक्ति नहीं होती है, सारी की सारी शक्ति केंद्र सरकार और गवर्नर के पास, और गवर्नर के थ्रू जो डीएम होते हैं वो तो खैर, और वो डीएम वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे, ऑल इंडिया सर्विस कैसे वो केंद्र के द्वारा ही अपॉइंट, रिक्रूट और उसका कह सकते हैं ट्रेनिंग वगैरह होती है, वो केंद्र के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में। तो ये है इमरजेंसी प्रोविजन, कैसी आपातकालीन व्यवस्था में केंद्र सरकार सर्वेसर्वा होती है, सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है। आगे है सिंगल सिटीजनशिप। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, चाहे आप मणिपुर के हों या फिर गुजरात के हों, कन्याकुमारी के हों या कच्छ से बिलोंग करते हो या फिर कश्मीर से बिलोंग करते हो, ईच एंड एवरी पार्ट, किसी भी भूभाग से आप जो है संबंध रखते हो, जन्म लिए हो, यू आर ओनली अ इंडियन, यू आर नॉट अ कर्नाटकियन, यू आर नॉट अ बिहारी, यू आर नॉट अ गुजरात गाइस, यू आर ओनली इंडियन, आप सिर्फ भारतीय हो। कोई स्टेट का यहाँ नागरिकता नहीं होता। लेकिन आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में जो एक तो अमेरिका का जो है सिटीजनशिप हो गया, दूसरी बात जो स्टेट का है, जैसे कोई कैलिफोर्निया से है, कैलिफोर्निया की भी नागरिकता होती है। तो वहाँ डिफरेंट स्टेट की अपनी अपनी नागरिकता है, और एक तो अमेरिका की नागरिकता है। जो अमेरिका वगैरह जाते हैं वो वीज़ा वगैरह जो लगता है उसमें उस ड्वेल सिटीजनशिप आपको ये पूछा जाता है आप कहाँ जा रहे हो, या फिर जो अमेरिका के सिटीजन होते हैं वहाँ उनका ड्वेल सिटीजनशिप होता है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये यूनिटरी के कुछ फीचर हैं कि पूरे के पूरे इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी हैव ओनली सिंगल सिटीजनशिप। अब इसके बहुत बेनिफिट है कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के किसी पार्ट में रह सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है फंडामेंटल राइट का, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। किसी पार्ट में आप रह सकते हैं, बस सकते हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। पूरा का पूरा मातृभूमि जो है अपनी जो है कह सकते हैं कि मदरलैंड अपनी भूमि है और हम भारत के निवासी हैं। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप यह भी एक प्रकार से पूरे के पूरे भारत को एकत्र करने का काम करती है। 8वां में है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, जो न्यायपालिका है वो अभी इंटीग्रेटेड है। मतलब देखो, कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं, अब हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट के जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। और दूसरी बात है, ये तो हो गया कि अगर आपका जो है सेटिस्फैक्शन नहीं है उनके जजमेंट से तो आप चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट में। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड इन दिस सेंस कि अगर हाई कोर्ट का जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऑर्डर देगी और हाई कोर्ट के जजमेंट को निरस्त कर देगी। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेशन है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कई बार देखते होंगे कई एक ऐसे फैसले आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को कुछ फैसला सुनाया और हाई कोर्ट ने उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ अलग फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट गया तो कुछ और अलग हो गया। तो ये इंटीग्रेटेड है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कोई भी हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट उसे मानने के लिए बाध्य है। इंटीग्रेटेड है मतलब पूरे के पूरे नेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी भूभाग में, चाहे वो सिक्किम का हो, गुवाहाटी हाई कोर्ट हो, मतलब एक प्रकार से असम का हाई कोर्ट हो, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हो, केरल का हाई कोर्ट हो, किसी भी हाई कोर्ट को जो है यहाँ की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकती है और वो they are bound to, they are obliged to follow it। तो ये इंटीग्रेटेड मतलब एक न्याय कह सकते हैं, एकीकरण किया गया न्यायपालिका की। ठीक है, कि कोई भी इस देश का नागरिक अगर केरल हाई कोर्ट के जजमेंट से, केरल का कोई मतलब व्यक्ति है और वहाँ के जजमेंट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो वो पूरी की पूरी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जिस भी फैसला वो सुनाएगी वो सभी को मानना होगा। आगे ऑल इंडिया सर्विस, जैसे आईएएस वगैरह होते हैं, आईपीएस वगैरह होते हैं, ठीक है, आईएएफएस होते हैं, तो ये जितने भी ऑल इंडिया रैंक का सर्विसेज है ना, ये सारे के सारे केंद्र के द्वारा रिक्रूट किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, इनकी सैलरी पर्क्स प्रिविलेज सारे केंद्र सरकार के द्वारा आता है और ये एक प्रकार से एजेंट ऑफ द सेंटर इन्हें माना जाता है। गवर्नर के पास सारे डीएम कलेक्टर वगैरह के पास यह दिख सकती होती है, पीएम सीएम नहीं तो डीएम। तो वही है ऑल इंडिया सर्विसेज जितने भी होते हैं एक प्रकार से ये केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जब कोई इमरजेंसी लगती है तो गवर्नर जो है इन्हीं के थ्रू जो है रूल करते हैं उस स्टेट में। ठीक है, तो एक प्रकार से यह भी कि भाई भारत को डिफरेंट स्टेट में हम तो डिवाइड कर दिए, लेकिन आपको हम
अपनी तरफ से ही जो रूल, जो कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे ना डिस्ट्रिक्ट का, वह केंद्र के द्वारा ही उनकी नियुक्ति होगी। वो स्टेट नहीं नियुक्त कर सकता, स्टेट बट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तक ही नियुक्ति करता है। या फिर कुछ ऐसे स्टेट के मिशनरी होते हैं जो कि फिर आईएएस बन जाते हैं प्रमोशन के थ्रू, लेकिन उनकी भी फिर ट्रेनिंग, उनका भी रिक्रूटमेंट केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब उनकी जो है जो भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस वगैरह वो प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑल इंडिया जितनी भी सर्विसेज हैं वो रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, उसका ट्रेनिंग सारे के सारे केंद्र सरकार के तरफ, पर्क्स, प्रिविलेज, सैलरी, अलाउंसेस सारे केंद्र सरकार प्रोवाइड कराती है। और इमरजेंसी सिचुएशन गवर्नर थ्रू दिस ऑल इंडिया सर्विसेज अपॉइंटी और कह सकते हैं कि बेसिकली डीएम जो है वो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं और उसके द्वारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराते हैं इमरजेंसी के दौरान गवर्नर। ऑल इंडिया जितनी भी सर्विसेज हैं वो केंद्र इसलिए रखी गई है कि ताकि यह भारत एक केंद्रीयकरण, यूनिटरी फॉर्म ऑफ यहाँ फेडरलिज्म है और संघवाद बचा रहे। कभी ये परिस्थिति आ जाए कि स्टेट बोले नहीं हम आपसे अलग होना चाहते हैं, तो तुरंत केंद्र सरकार ऑर्डर देगी गवर्नर को और गवर्नर ऑर्डर देंगे डीएम को, फिर लॉ एंड ऑर्डर संभल जाएगा। ठीक है, तो आगे है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। ऑडिट किसका किया जाता है? जैसे जो खर्च वगैरह होता है, जैसे घर का ही होता है, तो घर में हम लोग कुछ सामान, साजो सामान लाते हैं तो उसे हम देखते हैं, चिट्टा पे लिखते हैं, पुर्जा पे लिखते हैं भाई कितना खर्च हुआ, किन किन चीज़ों में, एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ, ग्रोसरी में हम लोगों ने कितना खर्च किया, अदर जो है मतलब इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च किया। तो हम लोग एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसका हम फिर बार बार उसे ऑडिट करते हैं कि हम फिर उस प्रकार से हम अपने बैलेंस, सेविंग, तमाम चीज़ों को बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो वही है इंटीग्रेटेड ऑडिट। कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं सीएजी, इनके द्वारा केंद्र सरकार के जितने भी खर्च होते हैं, जितने भी व्यय होते हैं, उसका भी ऑडिट करते हैं। और जो राज्य सरकारें होती हैं उनके द्वारा जो खर्च किया जाता है उनका भी ऑडिट करता है। और वो सीएजी का जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती और एक प्रकार से इंटीग्रेटेड है। मतलब केंद्र भी के खर्च भी का वो कह सकते हैं निरीक्षण करती है और एक प्रकार से ऑडिट करती है, जांचती है, और राज्य सरकारें के भी कह सकते हैं जितने भी खर्चे होते हैं उसे भी जांचने का प्रयास करती है। आगे है पार्लियामेंट ऑथोरिटी ओवर द स्टेट। पार्लियामेंट ऑथोरिटी ओवर द स्टेट कहने का मतलब जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो स्टेट के ऊपर अपनी ऑथोरिटी जमाती है। कैसे? थ्रू अमेंडमेंट, थ्रू संविधान। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, संवैधानिक संशोधन कर सकती है। कोई भी शक्ति और पावर का जो डिवोल्यूशन कह सकते हैं कि सेपरेशन है, वो चाहे तो कोई लिस्ट जो है, जो भी स्टेट लिस्ट में, उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल सकती है और फिर उस पर कानून बना सकती है। कोई जो स्टेट लिस्ट है उसे यूनियन लिस्ट में डाल दे। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। तो इस प्रकार से जो है वो स्टेट पे अपना अधिपत्य जमाती है कि भाई तू ज़्यादा उछल पुछल मत करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर जो है पार्लियामेंट ऑथोरिटी ओवर द स्टेट। और आगे अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर एज एजेंट ऑफ द सेंटर भी कहा जाता है इन्हें। कई बार जो लोग इस पद की जो आलोचना करते हैं उन्हें कहते हैं यह एक एजेंट है। स्वाभाविक रूप से एजेंट है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है जब गवर्नर को ये लगता है कि वहाँ स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ चुका है या फिर संवैधानिक आपातकाल आ चुका है, ठीक है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कोई स्टेट जो है लॉ ऑर्डर संभालने में अनसक्सेसफुल हो रही है, या फिर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बहुत अधिक बढ़ चुका है, या फिर ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन है जब कोई भी सरकारें बना पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, सरकारें गिर गई है, कोई मेजोरिटी में नहीं है, उसमें गवर्नर रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। वहाँ फिर मतलब प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के थ्रू वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं और प्रेसिडेंट रन करते हैं इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो एक प्रकार से केंद्र के ही जो है वो एजेंट के तौर पे गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो वहाँ काम करते हैं। आगे इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। जो इलेक्शन मशीनरी है ना, जो चुनाव कराती है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र मशीनरी है, स्वतंत्र जो है इंस्टीट्यूशन है। ये सिर्फ केंद्र का चुनाव कराती है ऐसा नहीं है, वो राज्य सरकारों का भी चुनाव कराती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र की जो इलेक्शन कमिश्नर है वो केंद्र का मतलब प्रेसिडेंशियल चुनाव कराते हैं, और जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट लेवल पे चुनाव कराती है। दोनों एक नहीं है। लेकिन भारत में जो
इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन पूरी की पूरी चुनाव आयोग, ये पूरे के पूरे कमीशन जो है ना सिर्फ केंद्र सरकार का चुनाव कंडक्ट कराती है बल्कि राज्य सरकारों का भी है। तो एक प्रकार से यह इंटीग्रेटेड है, एक है। आगे है वीटो ओवर द स्टेट बिल। वीटो ओवर स्टेट बिल मतलब स्टेट मान लो कोई नियम कानून बनाता है और वो तब तक लागू नहीं होता जब तक गवर्नर उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। और अगर गवर्नर को लग जाए कि भाई ये बिल में कुछ जो है अच्छे प्रावधान नहीं है या फिर हमें इसकी जो है सहमति या अनुमति प्रेसिडेंट से हम लेना चाहते हैं, तो वो वीटो कर देंगे और प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे कि लो भाई तुम राज्य सरकार तो बिल तो तुम बना लिया, लेकिन प्रेसिडेंट अगर हस्ताक्षर करेंगे तो यह मान लिया जाएगा। तो एक प्रकार से अंकुश रखने का प्रयास किया जाता है राज्य सरकारों के ऊपर ताकि वो उथल पुथल ना मचाए, और एक प्रकार से यूनिटरी बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो कभी भी भारत से अलग ना हो सके। तो ऐसे प्रावधान किए गए ताकि उस पर हम उनकी जो है एक प्रकार से देख रेख अच्छे से कर सके, उन पर जो है हम निगरानी अच्छे से रख सके, और जो है एक प्रकार से पूरे के पूरे भारत तो एक ही है, भले ही हम जियोग्राफिकल बेसिस पे, जैसे उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है, पहले यूपी का हिस्सा था और पूरा का यूपी जो है इधर प्लेन एरिया है, ठीक उसी प्रकार झारखंड जो है एक ट्राइबल एरिया है या फिर कह सकते हैं, और बिहार जो है प्लेन एरिया है। तो दोनों में जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से नया स्टेट बना। फिर लैंग्वेज के आधार पर तमिलनाडु से या फिर उस वक्त की मद्रास प्रेसिडेंसी से हटकर तेलंगाना का निर्माण हुआ, एक प्रकार तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि डिफरेंट बेसिस थे स्टेट को निर्माण और फॉर्मेशन स्टेट के निर्माण के लिए, जिसमें कि डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि चलो भाई हमें थोड़ी स्वायत्तता दो, हमें एक रीजनल लेवल पे हमें स्टेट का दर्जा दे दो, जिसमें कि हम जो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पर हम एडमिनिस्ट्रेशन रन करेंगे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जो है पूरे के पूरे भारत एक है और कोई भी स्टेट इससे अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्टेट आर नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, एंड तीसरा है सिंगल सिटीजनशिप, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, छठा इमरजेंसी प्रोविजन, सातवां सिंगल सिटीजनशिप, आठवां इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नौवां ऑल इंडिया सर्विसेज, 10वां है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, 11वां है पार्लियामेंट ऑथोरिटी ओवर द स्टेट, 12वां है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, 13वां इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, एंड 14th नंबर में है वीटो ओवर द स्टेट बिल्स। So these are the important characteristics, important feature of the unitary form of the constitution. And if any nation like India adopted this type of constitution, it means unitary in nature. भले ही हम फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमने फेडरेशन ऐसे शब्द को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसका वर्णन नहीं मिलता है। We are unitary nation. India, that is Bharat is the union of states. Is that clear? So if you are the first time of my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion and advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.